हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीज़न है इसकी PT 365 जो कि हमारी क्विक रिवीजन सीरीज़ चल रही है प्रीलिम्स के लिए। तो यहाँ पे हम लोग एक्सटेंडेड मटेरियल देखेंगे जिसमें जुलाई से अगस्त के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसे कंप्लीट करेंगे। तो पॉलिटी और IR आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आज स्टार्ट करते हैं इकॉनमी के साथ। तो इकॉनमी की यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि काफ़ी लंबी चौड़ी टॉपिक है, बट कोई बात नहीं, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में इस बार नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है। सो दिस स्कीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिसेंटली क्या हुआ है कि हमारी जो सरकार है उनके द्वारा लॉन्च किया गया है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। एक्चुअली ये एक रोड मैप है जिसके थ्रू एसेट मोनेटाइज की जाएगी, बहुत सारे जो ब्राउनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट है ना उसको लेकर। तो आप लोग देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में आपको दो फील्ड देखने को मिलेगी, एक ग्रीन फील्ड होती है, एक ब्राउन फील्ड होती है। इसका क्या मतलब होता है? ग्रीन फील्ड कहने का मतलब है कि अगर कोई न्यू यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट निकल कर आती है, फ्रेश इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट निकल कर आती है, तो उसको हम लोग ग्रीन फील्ड कहते हैं। बट ब्राउन फील्ड कहने का मतलब है कि आप लोग देखते हो कि अगर कहीं पे हाईवे बनानी है, सड़कें बनानी है, तो वो जो प्रोजेक्ट होती है वो लंबी चलती है, कभी कभी बीच में आपका इंटरप्ट हो जाता है क्योंकि पैसे की कमी हो जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में देखने को मिलती है। तो कई सालों से चलते आ रही है और किसी वजह से अगर वो अटकी हुई है, उसमें पैसे नहीं है या फिर कुछ और वजह से वो अगर अटका हुआ है, तो उसको हम लोग कहते हैं ब्राउन फील्ड। पुरानी प्रोजेक्ट को कहते हैं ब्राउन फील्ड, न्यू प्रोजेक्ट को कहते हैं ग्रीन फील्ड। ठीक है। तो यहाँ पे जो बात की जा रही है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, ये पुरानी प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे लाई गई है, जो कि बहुत सारे ब्राउन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट यहाँ पे क्रिएट किया जाएगा। अब यहाँ पे एसेट मोनेटाइजेशन कहने का क्या मतलब है? कल की अगर आप लोग लेसन देखे होंगे तो उसमें हम लोग डायरेक्ट मोनेटाइजेशन की बात किए थे कि सरकार की फिजिकल डेफिसिट हो जाती है, इट मीन्स कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता है और रेवेन्यू कम हो जाती है। तो उस हिसाब से उनके पास एक ऑप्शन होता है कि डायरेक्ट मोनेटाइजेशन करना है। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एसेट मोनेटाइजेशन की। एसेट मोनेटाइजेशन कहने का मतलब है कि एक कॉन्सेप्ट है जिसमें कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफर किया जा रहा है प्राइवेट सेक्टर को या फिर किसी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को। और वो भी कैसे? तो एक अच्छा खासा मैकेनिज्म के साथ यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर्स को कुछ ऑफर कर रहे हैं हम लोग अपनी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। क्योंकि आप देखो कि अगर यहाँ पे कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कोई अगर नेशनल हाईवे बन रही है, तो उसमें भी आपका बॉट वगैरह सब रहता है। लेकिन मैं एक आपको जस्ट ए लेमैन लैंग्वेज यहाँ पे प्रोवाइड करने की बात कर रही हूँ, तो इसलिए आप लोग वो सारी चीज़ें मत सोचो कि नेशनल हाईवे तो किसी और मैकेनिज्म के तहत वो बनाई जाती है। तो यहाँ पे आप समझो कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है और उसमें आपका किसी कारणवश उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए पैसे नहीं हैं। तो अगर सरकार के पास भी पैसे नहीं है, पेंडेमिक के कारण आप देख रहे हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करने से बेटर है कि सरकार जो है हमारे पब्लिक वेलफेयर में खर्च करे। तो क्या करेंगे कि वो जो प्रोजेक्ट है, ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है, वो प्राइवेट सेक्टर्स को ऑफर करेंगे कि आप यहाँ पे आइए और साथ ही साथ जो है अपने पैसे लेकर आइए और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कीजिए। तो ये क्या होता है कि शिफ्ट हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन आपको देखने को मिलेगा कि ये बातें हो रही है। साथ ही यहाँ पे एक लिमिटेड पीरियड ट्रांसफ़र भी होगा। इट मीन्स कि जो ब्राउनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी आपका किया हुआ है बट एसेट आपका या तो लैंग्वेजिंग है या फिर फुल्ली मोनेटाइज नहीं है या फिर अंडर यूटिलाइज्ड है, तो उसको अनलॉक किया जाएगा एक आइडल कैपिटल के जैसा। इट मीन्स कि इस बार जो यूनियन बजट में कहा गया है कि मोनेटाइजेशन ऑफ एसेट जो है वो यहाँ पे देखा जाएगा वन ऑफ द 3 पिलर फॉर इन्हेंस्ड एंड सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए। तो इस बार भी आप देखो कि हमारे बजट में भी बात की गई है कि एसेट मोनेटाइजेशन की जाएगी। इट मीन्स कि एसेट का क्रिएशन किया जाएगा और ये मोनेटाइजेशन हम लोग किसके हेल्प से करेंगे? तो प्राइवेट सेक्टर्स की हेल्प से करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि डिफरेंस पहले समझते हैं, तब आप लोग यहाँ पे क्लियर कर पाओगे कि अगर हम लोग यहाँ पे भी प्राइवेट कंपनीज़ को अगर इंक्लूड कर रहे हैं तो इट मीन्स कि इसको प्राइवेटाइजेशन क्यों नहीं कहेंगे। तो हर के बीच में एक डिफरेंस आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये चारों टर्म इस बार काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, तो कहीं ना कहीं से इससे क्वेश्चन बनेंगे। फर्स्ट होता है एसेट मोनेटाइजेशन। एसेट मोनेटाइजेशन कहने का मतलब है सरकार अपनी कंट्रोल, वो भी एसेट के ऊपर जो उनका कंट्रोल होता है, मान लीजिए कि 100 करोड़ रुपीज़ यहाँ पे सरकार के पास है और ये इनके अंडर में है, बट कुछ समय के लिए, कुछ पीरियड के लिए, मान लीजिए 2 साल के लिए, ये जो इनकी यहाँ पे धनराशि है, ये धनराशि किसी और को यहाँ पे दे दिया जाएगा, यानी कि इसकी जो कंट्रोल है, पावर है, वो किसी और को दे दी जाएगी। लेकिन बाद में इसको फिर से सरकार के पास रिटर्न भी किया जाएगा। ठीक है, अनलेस द लीज इज़ एक्सटेंडेड, मीन्स ये 2 साल के बाद जो है ये प्रॉपर ये 100 करोड़ रुपीज़ सरकार के पास आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इट मीन्स कि एसेट मोनेटाइजेशन हो रहा है, कुछ समय के लिए जो है 100 करोड़ रुपीज़ एक इस फिक्स पीरियड ऑफ टाइम तक दे दिया जा रहा है। अगर ये टाइम पीरियड एक्सटेंड नहीं हो रहा है, 2 साल से 4 साल नहीं हुआ, तो इस 2 साल की विधि ही जितना सरकार ने दिया था उसकी कंट्रोल वापस सरकार के हाथ में दे दो। तो ये कहते हैं एसेट मोनेटाइजेशन। ओके। डिसइन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट होता है कि सरकार जो है, अगर सरकार के पास पैसे हैं तो सरकार पैसे देती है, शेयर खरीद लेती है। ठीक है,
लेकिन अगर डिसइन्वेस्टमेंट कब होता है, जब सरकार के हाथ में पैसे नहीं होते हैं। तो इट मीन्स कि सरकार शेयर बेच देती है, पैसे ले लेती है। गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग अगर किसी एसेट में देखे तो वो कम ज़रूर हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर 51% से ज़्यादा शेयर होल्डर अभी भी सरकार है तो उसको हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। इसी में एक वर्ड और आता है जो कि है स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है कि कुछ यहाँ पे पोर्शन, जैसे सरकार की जो शेयर होल्डिंग है ना, उसका कुछ पोर्शन को बेच देना। इट मीन्स कि 50% बेच देना या फिर इससे ज़्यादा बेच देना, या तो प्राइवेट सेक्टर्स को बेच दो या फिर पब्लिक एंटिटी को ही बेच दो, तो उसको एक स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। इट मीन्स कि 50% या फिर 50% से ज़्यादा यहाँ पे अगर दे दिया जाए। मान लीजिए कि 90% शेयर होल्डर है यहाँ पे सरकार, कोई भी पीएससी में, पब्लिक एंटिटीज़ में, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि वो 50% शेयर अपना बेच देंगे। रेस्ट ऑफ द 40% यहाँ पे सरकार के पास है, तो 50% ये किसी को भी दे सकते हैं, या तो प्राइवेट एंटिटीज़ को या तो पब्लिक एंटिटीज़ को। ओके, लेकिन यहाँ पे अगर मान लो कि 90% है और 90% में से अगर 40% दे दे रहे हैं, तो इट मीन्स कि आज भी सरकार के पास कितना है, तो 50% है। ठीक है, तो यानी कि आप मान लो कि अभी भी क्या है, तो ये स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट है। लेकिन अगर आप सपोज करो कि यहाँ पे 30% दे दिया गया और 60% अभी भी सरकार के पास है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे डिसइन्वेस्टमेंट। 51% से ज़्यादा अगर यहाँ पे सरकार के पास अभी भी शेयर होल्डिंग है तो उसको डिसइन्वेस्टमेंट कहेंगे, अपनी शेयर होल्डिंग को बेचने के बाद भी। लेकिन अगर यहाँ पे 50% से ज़्यादा बेच दिया जाता है तो उसको हम लोग स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। प्लीज़ इसके बीच में जो डिफरेंस है उसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप लोग यहीं पे फंस सकते हैं। प्राइवेटाइजेशन कहने का क्या मतलब हो गया कि गवर्नमेंट की अगर शेयर होल्डिंग 51% से कम हो गई तो इसको हम लोग कहेंगे कि प्राइवेटाइज कर दिए। तो प्राइवेटाइज कर दिए इट मीन्स कि मान लीजिए कि जैसे 90% यहाँ पे गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग है, तो इसमें से 60% सरकार ने दे दी। अब किसको दे दी, अगर ये प्राइवेट कंपनी को ही दे दी पूरी की पूरी 60%, तो इट मीन्स कि ये प्राइवेटाइजेशन हो गया, इसमें कोई पब्लिक एंटिटीज़ की इंक्लूजन नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए। ओनरशिप किस में कौन कौन होगा, एसेट मोनेटाइजेशन में ओनरशिप कौन है, सरकार ही है, गवर्नमेंट रहेगी। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ समय के लिए दिया है, लेकिन वापस रिटर्न किसके पास आने वाला है, तो गवर्नमेंट के पास, तो गवर्नमेंट शेयर यहाँ पे ओनरशिप है। डिसइन्वेस्टमेंट में ओनरशिप कौन है, तो डिसइन्वेस्टमेंट में भी यहाँ पे क्योंकि 51% से ज़्यादा शेयर जिसके पास भी होता है वो उस शेयर का मालिक होता है, या फिर उस, हाँ, तो यहाँ पे रिमेन आप देखो कि गवर्नमेंट के पास ही यहाँ पे ओनरशिप होगी। स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, क्योंकि आप समझ चुके हो कि यहाँ पे कम शेयर सरकार के पास है, ज़्यादा शेयर या तो पब्लिक एंटिटी के पास है या तो प्राइवेट एंटिटी के पास है, तो यहाँ पे जो ओनरशिप है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। जिसके पास 51% से ज़्यादा अगर शेयर होल्डिंग होगा उनके पास ओनरशिप चली जाएगी। ठीक है, यहाँ पे भी आप सब समझ गए कि प्राइवेटाइजेशन में क्या होगा, ओनरशिप डायरेक्ट जो है शिफ्ट होकर किसके पास चला गया, प्राइवेट एंटिटीज़ के पास चले गई। तो ऑल क्लियर हो गया, क्लिनिक ऑल क्लियर, कहीं से भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक, इसमें से आपको एक क्वेश्चन तो पक्का देखने को मिलेंगे। ठीक है, मैनेजमेंट राइट आप लोग देख लो कि यहाँ पे मैनेजमेंट राइट किसके हाथ में है। तो मैनेजमेंट राइट अगर हम लोग एसेट मोनेटाइजेशन के में देखें तो ये प्राइवेट एंटिटीज़ को टेम्प्रेरी पीरियड के लिए ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो इसलिए जिसको ट्रांसफ़र किया जा रहा है वही ना मैनेज करेंगे। सरकार कैसे मैनेज करेगी, सरकार तो यहाँ पे उसके ओनर है, लेकिन मैनेज उसको करना है जिसके पास वो एसेट रहेगा। तो इस तरीके से आप समझो कि प्राइवेट एंटिटीज़ जो है टेम्प्रेरी बेसिस के लिए इसको यहाँ पे मैनेज करेंगे। लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट में क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट में अभी भी सरकार ही इसको मैनेज करेगी। और स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट में आप देखो कि प्राइवेट एंटिटीज़ के पास चला गया, और प्राइवेटाइजेशन में भी कौन मैनेज करेंगे, तो प्राइवेट एंटिटीज़। तो आई होप कि ये आपको टेबल क्लियर हो गया होगा। अब नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के बारे में समझते हैं कि इससे क्या होगा ना कि एक कॉमन फ्रेमवर्क यहाँ पे निकल कर आ रहा है, जिससे कि जो हमारा कोर एसेट है, जो इंपॉर्टेंट हमारा जो एसेट है वो मोनेटाइज हो पाएगा। और मोनेटाइजेशन आपका डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू भी हो सकता है, साथ ही मोनेटाइजेशन जो नॉन कोर एसेट है उसको यहाँ पे आपका नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में इंक्लूड नहीं किया गया है, तो सिर्फ कोर एसेट को ही इंक्लूड किया गया है, जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्टर्स की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। साथ ही कोर और नॉन कोर एसेट आप लोग देख लो, एसेट जो कि यहाँ पे किसी बिजनेस ऑब्जेक्टिविटी के सेंट्रल है, इट मीन्स कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले करता है, और उसको इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज को डिलीवर करने के लिए उसको यूज़ किया जाता है। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज जो है पब्लिक को दिया जाए, यूज़र्स को दिया जाए, तो उसको हम लोग कोर एसेट कहते हैं। इसके अलावा आप देखो कि अदर एसेट जो कि जनरली आपका क्या है, लैंड पार्सल है, बिल्डिंग है, तो इसको हम लोग नॉन कोर एसेट में इसको कहते हैं। ठीक है, तो कोर एसेट यानी कि आप कोर में ही आप लोग समझ सकते हो कि ये जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि डायरेक्टली यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट लोगों को यहाँ पे आपका मदद मिलता है, उस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर को कोर एसेट कहा जा रहा है। ठीक है, और साथ ही लैंड पार्सल ये सब बिल्डिंग जो है ये नॉन कोर एसेट हो गया। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग क्या होगा, तो यहाँ पे दो तरीके का है, एक तो है सेंट्रल बजट, एक है स्टेट बजट। तो सेंट्रल बजट में आप देख सकते हो कि बैंकों के द्वारा फाइनेंस किया जाएगा, बॉन्ड मार्केट के द्वारा।
साथ ही अगर स्टेट बजट में देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो NBFC है वो यहाँ पे फंड देंगे। साथ ही यहाँ पे आपका जो है कुछ और भी इक्विटी और अदर्स जो है वो एक्स्ट्रा बजटरी सोर्सेज आपको देखने को मिलेगा। इनोवेटिव और ऑल्टरनेटिव फाइनेंसिंग सोर्सेज अगर हम लोग देखें तो वो भी यहाँ पे आपका यूज़ किया जा सकता है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को लेकर। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को फिर से रिवाइज कर लीजिए, ये वही वाली कॉपी पेस्ट कर दिया गया है जो हम लोग जुलाई मंथ में स्टडी किए थे और फिर से यहाँ पे मिसप्रिंट है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ अगर आप देखो तो यहाँ पे RBI के द्वारा एक न्यू स्कीम लाई गई है जो कि RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या होती है, ये एक ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के द्वारा इशू की जाती है। अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की बात करें तो दो तरीके की होती है, एक शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में आपका T-बिल है, लॉन्ग टर्म में आपका डेटेड सिक्योरिटीज़ है। तो ये आपका यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, इसको आप लोग करेक्ट कर लेना। T-बिल क्या है, T-बिल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कि शॉर्ट टर्म आपको डेट इंस्ट्रूमेंट देखने को मिलेगा और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही इशू किया जाता है। और आज के डेट में आपको 3 टेनोर्स देखने को मिलेंगे, 91 डेज़, 182 डेज़ एंड 364 डेज़। T-बिल आपका जीरो कूपन सिक्योरिटीज़ है और इसमें कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना होता है। साथ ही डेटेड GSEC की अगर हम लोग बात करें तो ये लॉन्ग टर्म है, इट मीन्स कि इसका टेनर जो है 5 ईयर्स से आपका 40 ईयर्स तक होता है। डेटेड GSEC की बात करें तो यहाँ पे आपका फिक्स्ड या फ्लोटिंग कूपन रेट होता है, यानी कि एक तो होता है कि T-बिल में आपको कोई भी यहाँ पे इंटरेस्ट पे नहीं करना है, लेकिन अगर आप लोग लॉन्ग टर्म में जाओगे, डेटेड सिक्योरिटीज़ में जाओगे तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट होगा, बट एक फिक्स्ड भी होगा और एक आपका फ्लोटिंग भी होगा। इट मीन्स कि जब आप लोग को यहाँ पे पे करना है तो उस समय जो इंटरेस्ट रेट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको पे करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं इंडिया में। इंडिया में देखिए क्या सिस्टम है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा T-बिल और जो यहाँ पे डेटेड सिक्योरिटीज़ है वो दोनों इशू कर सकते हैं, बट स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ यहाँ पे बॉन्ड या डेटेड सिक्योरिटीज़ ही इशू कर सकती है, जिसको इन शॉर्ट हम लोग स्टेट डेवलपमेंट लोन कहते हैं। T-बिल इंट्रोड्यूस करने का हक सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है। GSEC में मेनली आप देखोगे इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि कहा जाता है कि इसमें रिस्क बहुत कम है, इसलिए इसको हम लोग रिस्क फ्री गिल्ट एज इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। एक गिल्ट अकाउंट यहाँ पे बनाना होगा, कहने का मतलब है कि ऐसा अकाउंट ओपन करना होगा और मेंटेन करना होगा जो कि सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की होल्डिंग के लिए है, और कोई इंसान भी इसको किसी पर्सन के द्वारा भी यहाँ पे ओपन किया जा सकता है, किसी एंटिटीज़ के द्वारा भी ओपन किया जाता है, बट इसको परमिशंस चाहिए RBI की। RBI परमिशन दे सकते हैं। मान लीजिए कि कोई इंसान हमारे इंडिया का है लेकिन वो इंडिया से बाहर रहता है, तो उसके लिए क्या, तो उनकी जो यहाँ पे एक्टिविटीज़ होगी गिल्ट अकाउंट का, वो भी गिल्ट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो ऑपरेशन एक्टिविटीज़ होगी गिल्ट अकाउंट का, उसको यहाँ पे गवर्न किया जाएगा FEMA, इट मीन्स की फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा कि RBI यहाँ पे परमिशंस देगी और मैनेज करेगी किसके अकाउंट को, जो कि इंडिया में रहते हैं, लेकिन इंडियन जो है अगर वो बाहर रहते हैं तो वो भी गिल्ट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन उसको मैनेज किया जाएगा कानून के द्वारा, जो कि यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है। अब देखते हैं कि यहाँ पे GSEC की ऑपरेशन मैकेनिज्म क्या है। तो ऐसा तो कोई आपसे नहीं पूछेगा कि ऑपरेशन मैकेनिज्म क्या है, बट GSEC आप देखो कि ऑक्शन के थ्रू, जो कि RBI कंडक्ट करती है, उस नीलामी के थ्रू आपका आता है, यानी कि ऑक्शन प्रोसेस के थ्रू आता है, और ऑक्शन प्रोसेस आपका इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के थ्रू भी चलता है, जिसको हम लोग ई-कुबेर भी कहते हैं। साथ ही यहाँ पे कोर बैंकिंग सोल्यूशन प्लेटफॉर्म भी है जो कि RBI का है। तो ई-कुबेर मेंबर याद रखना है कि ई-कुबेर में कौन कौन है। तो यहाँ पे आपके नॉन स्केड्यूल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स भी आ जाएंगे जो कि प्राइमरी ऑक्शंस में वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। साथ ही अगर हम लोग बात करें तो जो RBI की यहाँ पे जितनी भी स्कीम्स है उसके बारे में देख लेते हैं। ये जो रिटेल डायरेक्ट स्कीम है, इसके तहत क्या है कि जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स है वो यहाँ पे रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और RBI के साथ, जिससे कि वो गवर्नमेंट की बॉन्ड को परचेज कर सके। ये जो बॉन्ड है ये आपका ऑफर किया जाएगा, जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होगी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट डेवलपमेंट लोन के द्वारा इसको इशू की जाएगी। ठीक है, और साथ ही यहाँ पे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड भी है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको इशू करते हैं और जिसका प्राइस यहाँ पे गोल्ड के साथ लिंक किया गया है। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे देखिए क्या होता है कि जो अगर रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट होगा इस तरीके का, तो इससे क्या होगा कि ब्रॉडेन होगी, इन्वेस्टर्स बेस यहाँ पे बढ़ेगा, इन्वेस्टर्स को और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो यहाँ पे आके इन्वेस्ट कर सकते हैं, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिलेगा, डोमेस्टिक सेविंग्स जो है वो यहाँ पे बेटर तरीके से फाइनलाइज हो पाएंगे। तो ये यहाँ पे सबसे बड़ी आपको बेनिफिट देखने को मिलेगी। एक और प्रोग्राम है जिसको हम लोग SAP कहते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एक्विजिशन प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के थ्रू क्या है कि RBI का एम है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जिसकी वर्थ यहाँ पे 1 लाख करोड़ तक है फर्स्ट क्वार्टर में, उसको परचेज़ करना है। इट मीन्स कि यहाँ पे आपको याद रखनी है कि 1 लाख करोड़ तक है, वो भी फर्स्ट क्वार्टर में, और कब तक, तो फिनेंशियल ईयर 2022 की बात की जा रही है। इससे क्या इम्पैक्ट होगा, क्या फ़ायदा होगा, तो इसमें बॉन्ड यील्ड जो एक्ट आप देख रहे हो ये डिक्लाइन हो रहा है,
और साथ ही साथ इससे क्या होगा कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी, जिससे कि स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी ग्लोबल अनसर्टेनिटीज से। साथ ही ये जो क्राउडिंग आउट होती है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो बाहर निकल जाते हैं, वो चीज़ें यहाँ पे प्रिवेंट हो पाएगी। ठीक है, तो ये याद रखनी है। फिर लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन है, यानी कि लंबे समय तक के लिए रेपो रेट में सरकार आरबीआई जो है वो लेंड कर रही है बैंकों को, क्योंकि अभी आपको पता है बैंकों के पास पैसे की कमी हो रही है, तो इसलिए ये आप देख सकते हो कि लॉन्ग टर्म का यानी कि 3 इयर्स तक यहाँ पे आरबीआई के द्वारा 1 से 3 साल तक जो है आरबीआई के द्वारा बैंकों को यहाँ पे पैसे दिए जा रहे हैं, और इसके बदले में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो है वो यहाँ पे एक्सेप्ट किया जा रहा है, और बस एज ए कोलैटरल इसको रखा जा रहा है आरबीआई के पास। तो ये याद रखनी है। इससे क्या होगा कि बैंकों के पास पैसे आ पाएंगे लॉन्गर ड्यूरेशन में, और अगर शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी वगैरह जो यहाँ पे लैफ और एमएसएफ के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, तो उससे बेटर यहाँ पे माना गया है कि लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस काम करेगा। बैंक जो है वो 1 साल या फिर 3 साल लोन यहाँ पे उनको सेम इंटरेस्ट रेट में मिलेगा, वो भी ओवरनाइट रेपो में। तो काफ़ी अच्छी है, बैंकों के पास पैसे आ पाएगी। फिर है ऑपरेशन ट्विस्ट। ऑपरेशन ट्विस्ट में क्या है कि आरबीआई का एम है कि जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड है उसको ब्रिंग डाउन करना है, और यहाँ पे इन्वर्स रिलेशन देखने को मिलेगा बॉन्ड प्राइस का और बॉन्ड यील्ड का। इट मीन्स कि आप समझो कि बॉन्ड प्राइस कम है लेकिन यील्ड ज़्यादा है, या फिर बॉन्ड प्राइस ज़्यादा है और इससे जो बाद में यील्ड निकल कर आ रहा है वो कम है। तो ये चीज़ें हो सकती है। तो अभी क्या है ना कि आरबीआई परचेज़ कर रही है लॉन्ग टर्म बॉन्ड को, और यहाँ पे डिमांड है कि जो बॉन्ड प्राइस है वो और भी ज़्यादा बढ़ेगा, और जैसे ही यहाँ पे लॉन्ग टर्म बॉन्ड की प्राइस बढ़ेगी तो ऑब्वियस है कि इसकी यील्ड जो है वो कम हो जाएगी। तो ये इन्वर्स रिलेशन चलते ही रहता है। तो इससे क्या होगा कि लॉन्गर टर्म जो यील्ड है ना, इससे ये अगर कम होगा तो इससे हमारी इकॉनमी बूस्ट हो पाएगी, और लोन जो है ये लेस एक्सपेंसिव हो पाएगा। इट मीन्स कि सस्ते दाम में लोगों को लोन मिलेगा, तो इसलिए भी ये काम किया जा रहा है, तो इसको ध्यान रखिएगा। सो ये सारे जो टर्म्स है इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं नेक्स्ट, ये है डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट फ़ंड। तो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट फ़ंड है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे आप देखो लाया गया है, लेकिन देख लेते हैं एक्चुअली ये है क्या। इससे पहले आपको ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र जो कल्याण योजना है, ये किस क्षेत्र में है, ये माइनिंग के एरिया में आपको देखने को मिलेगा। इट मीन्स कि यहाँ पे जो भी लोग उस एरिया में रहते हैं जहाँ पे माइनिंग वगैरह चलती है, तो आपको पता है कि उस एरिया के लोगों को काफ़ी तरीके की प्रॉब्लम होती है। कोल से जो आपका ब्लैक धुआं निकलता है उससे उनको ब्लैक डिसीज़ भी होती है, और उनके रहने सहने में इन्वायरमेंट भी पॉल्यूट हो जाते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर आपका योजना लाया गया है। इस स्कीम से क्या होगा कि जो एडवर्स इम्पैक्ट होता है माइनिंग के टाइम में या फिर माइनिंग के बाद, चाहे वो इन्वायरमेंट में हो, हेल्थ में हो, सोशो इकोनॉमिक्स में हो लोगों की, तो उनको यहाँ पे देखा जाएगा। अगर एज़ पर द स्कीम देखें तो हाई प्रायोरिटी एरिया क्या है, जहाँ पे पानी पीने की यहाँ पे पूरी तरीके से सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो, हेल्थ केयर पे ध्यान दी जाएगी, साफ़ सफाई पे ध्यान दी जाएगी, एजुकेशन है, स्किल डेवलपमेंट है, वेलफेयर मेजर्स है, स्किल डेवलपमेंट है, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन है। तो एटलीस्ट यहाँ पे 60% शेयर इस फंड का जो है इस हाई प्रायोरिटी एरिया में जाएगी। इट मीन्स कि जो भी टोटल फंड में से 60% फंड है वो इस एरिया में खर्च की जाएगी, तो इसको ध्यान रखना है। इसी से आपका रिलेटेड है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन फंड। तो ये आप लोग देखो कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन फंड लाया गया है, और इसको किस कानून के तहत बनाया गया है, तो ये है माइंस एंड मिनरल्स अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको बनाई गई है। साथ ही आप लोग देखो कि 2015 में गवर्नमेंट के द्वारा डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड को यहाँ पे प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के साथ इसको लिंक भी किया गया। तो ये तो इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा आप लोग इस कानून के बारे में भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे क्या है कि जो हमारे देश में जितनी भी माइनिंग सेक्टर है ना, उसको इस कानून के थ्रू जो है यहाँ पे रेगुलेट किया जाता है। और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें तो इसी के तहत डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन भी बनाया गया, एक नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट भी बनाई गई। अगर हम लोग डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन की बात करें तो इसको इस्टेब्लिश किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे कि उस राज्य के जो लोग हैं ना उनको बेनिफिट हो। अगर उस एरिया में माइनिंग हो रही है और माइनिंग से अगर कोई लोग और इन्वायरमेंट इफेक्ट हो रहे हैं तो उसको बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए ये डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन जो है बनाया गया है, किसके द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ये जो अमेंडमेंट एक्ट है इससे न्यू कैटेगरी निकल कर आ रही है माइनिंग लाइसेंस की। इट मीन्स कि यहाँ पे जो माइनिंग करते हैं उनको यहाँ पे लाइसेंस प्रोवाइड करने की बात की गई है। मैक्सिमम एरिया अगर माइनिंग की देखें तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इंक्रीज़ किया गया है एरिया फॉर माइनिंग, और साथ ही साथ लीज़ पीरियड देखें। इट मीन्स कि आप लोग जानते हो कि लीज़ पीरियड भी दिया जाता है कोल लिग्नाइट का, वो आज की भी डेट में अनचेंज्ड है। तो ये सारी कुछ बातें हैं जो कि ध्यान रखनी है। अब आते हैं रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन। देखिए रिसेंटली पार्लियामेंट के द्वारा जो है एक कानून लाया गया, टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2021, जिसमें कि जो पहले की कानून थी इनकम टैक्स एक्ट 1961 और जो फाइनेंस एक्ट 2012 थी, इसको यहाँ पे आपका अमेंड किया गया। तो लाया गया रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन, और इंडिया का क्या एक्सपीरियंस रहा है इससे ये देखते हैं। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन ये एक बैकवर्ड लुकिंग टैक्स है। इट मीन्स कि पीछे जाकर किसी भी चीज़ के ऊपर टैक्स लगा देना। तो यहाँ पे कंट्री को अलाउ किया जाता है कि एक रूल पास कीजिए आप कि कुछ सर्टेन प्रोडक्ट्स में, आइटम में, सर्विसेज में या फिर डील में
पीछे जाकर टैक्स लगा देना या फिर किसी कंपनी को चार्ज कर देना, वो भी टाइम बिहाइंड द डेट ऑन विच द लॉ इज़ पास्ड। यानी कि लॉ अगर 2021 में बना है तो आप लोग देखो कि इस कानून के थ्रू अब ये हक बन जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो किसी भी कंपनी के ऊपर, किसी भी प्रोडक्ट में, किसी भी सर्विस में, किसी भी आइटम में, किसी भी डील में जाकर पहले मान लीजिए कि 2018 में ही ये डील हुई है या फिर ये प्रोडक्ट आया है, तो 2018 में जो ये प्रोडक्ट आया है, डील हुई है, उसमें जाकर टैक्स लगा देना। इट मीन्स कि आप लोग देखो कि हमारे यहाँ प्रोग्रेसिव टैक्स है, जैसे जैसे हम लोग की जिसकी ज़्यादा इनकम होती है उस हिसाब से जो है डायरेक्ट इनकम वो पे करते हैं। लेकिन ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स आप लोग देखो कि पीछे जाके लगा दिया जाता है किसी टैक्स में, और जब कानून पास होता है उसके पहले कभी जो है टैक्स अगर सरकार को लगाना है तो ये भी हक सरकार को मिल जाता है। नंबर ऑफ नेशंस के द्वारा इसको यूज़ किया जाता है जो टैक्स एनोमेलीज है उसको रिमूव करने के लिए, और न्यू और एडिशनल चार्जेस जो है वो पहले के ट्रांजैक्शंस में लगाई जाती है। इससे क्या होता है ना कि जो टैक्स का यहाँ पे गलत तरीके से आप देखो कि बहुत सारे कंपनीज जो है टैक्स चोरी करते हैं। कल ही मैं लेसन में बता रही थी कि कैसे जो है ये बेस इरोशन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग करते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। इक्वलाइजेशन लिवाई लगाया गया है ई कॉमर्स कंपनीज़ में। तो उसी तरीके का आप ये भी समझो कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जो कि टैक्स चोरी करने के लिए बहुत दिमाग लगाते हैं, तो वैसी कंपनीज़ के ऊपर जो है आज के डेट में इस तरीके का टैक्सेशन लगाया जा सकता है। एक्चुअली ये 2012 में ही इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये एम्पावर किया गया था कि वो टैक्स रेट जो उनका टैक्स डिमांड है कैपिटल गेन के ऊपर, तो वो यहाँ पे लगा सकते हैं। साथ ही यहाँ पे आप देखो कि 17 टैक्स मैटर्स में इसको यूज़ किया जा रहा था, जिसका डिमांड 1 लाख करोड़ तक का आपको देखने को मिलेगा। और कुछ कंपनीज है जैसे वोडाफोन है, आपका यहाँ पे कैर एनर्जी है, वेस्ट ग्लोब है, रिचर्ड होल्डिंग है, तो इस तरीके के कंपनीज है जिनके ऊपर इस तरीके का टैक्स लगाया गया है। अब देखते हैं कि इसका पोटेंशियल नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन का। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल है हमारे टैक्स सर्टेनिटीज़ की, उसके बियॉन्ड ये जा चुका है। इट मीन्स कि यहाँ पे रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स जो है, ये टाइम लिमिट जो प्रोवाइड किया गया था हमारे इनकम टैक्स एक्ट के तहत, उसको रिमूव कर दिया गया है। प्राइवेट इन्वेस्टर्स और कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा हर्ट होंगे। अब आप समझ सकते हो कि आपसे अगर 3 साल पहले का कोई भी आपसे बोला जाए कि आपका इतना इनकम था, आपने जो है सिर्फ 30% यहाँ पे टैक्स दिया है, आपका 50% टैक्स लगेगा, लाइए 20% एक्स्ट्रा टैक्स लाइए 3 साल का जोड़ के, तो आपको कैसा लगेगा, है कि नहीं। तो वही बात है, यहाँ पे कंपनी से भी इस तरीके का किया जाएगा तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स यहाँ से पुल आउट होंगे। साथ ही आर्बिट्रेशन इश्यूज़ यहाँ पे निकल कर आएगा। उसके बाद आप देखो कि हमारी इंडिया की जो रेपुटेशन है वो कहीं ना कहीं डैमेज हो पाएगी। हमारे यहाँ जो एफडीआई इन्फ्लोज हो रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आते जा रहा है, तो वो रिड्यूस हो सकता है, जिससे हमारे जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स है उसकी कॉन्फिडेंस यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी। कौन एक्स्ट्रा टैक्स देना चाहता है, कोई नहीं देना चाहता है। तो आप लोग समझो कि टैक्स से रिलेटेड जितने भी इन्वेस्टर्स है, जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब यहाँ पे हर्ट हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए सॉवरेन राइट, अगर हम लोग टैक्स और इसका लिमिट का देखें तो राइट टू टैक्स जो है ये कोर सॉवरेन पावर है। अगर हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखें तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन भी गवर्नमेंट को एम्पावर की है कि वो यहाँ पे टैक्सेस चार्ज कर सकते, लिवाई कर सकते, एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। इट मीन्स कि अगर कानून बन गया है तो फिर सरकार को पूरी तरीके से हक है कि हाँ वो टैक्स लगा सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें 2016 में, तो इंडिया के द्वारा एक मॉडल बीआईटी लाया गया था, यानी कि बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी लाई गई थी, जिसमें कि टैक्सेशन मेजर्स जो है वो यहाँ पे आपका एक्सक्लूड रखा गया था, बाहर रखा गया था। जो स्कोप है यहाँ पे ISDS का, इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट का, उसकी स्कोप को कम कर दिया गया था। और जो फॉरेन राइट टू टैक्स है इसके इंटरफेरेंस में आप देखो, तो यानी कि फॉरेन जो राइट टू टैक्स है, जो सॉवरेन राइट टू टैक्स है, उसमें इंटरफेरेंस किया जा रहा था, तो उसकी स्कोप को यहाँ पे कम कर दिया गया। तो ये बड़ी प्रॉब्लम आज के डेट में देखने को मिल रही है। बीआईटी में क्या था कि पहले आप देखो कि बायलैटरल जो इन्वेस्टमेंट ट्रीटी थी इसमें 2 बातें रखी गई थी। सबसे पहली है कि यहाँ पे सरकार के अगर विशेज़ हो या फिर उनका मन कर गए तो किसी का भी यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है उसको कॉन्फिस्केट नहीं कर सकते, जब्त नहीं कर सकते, क्लेम नहीं कर सकते। टैक्सेस जो है ना वो डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर नहीं होना चाहिए कि किसी कंपनीज़ के लिए कुछ और टैक्स यहाँ पे बेस रेट है, किसी के लिए और कुछ है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें कही गई थी बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी में। ओके, तो इतनी बातें याद रखिएगा क्योंकि ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेनली आप लोग देखो कि जो, अरे हाँ एक चीज़ और, हमारी इंडिया की जो रेपुटेशन डैमेज होगी ना, तो इसमें मैं बताई थी कि एफडीआई इनफ्लो कम होगा। लेकिन एक और बात आप देखो कि हमारे यहाँ अभी गिफ्ट सिटी बनी है, कहाँ, गुजरात में। इट मीन्स कि हम लोग ये गिफ्ट सिटी स्पेशली इसलिए बनाया है ना क्योंकि हमारे यहाँ इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हो। और आपको पता है कि गुजरात मॉडल इज़ वेरी फेमस, हमारे इंडिया में, हमारे पूरे वर्ल्ड में फेमस है गुजरात मॉडल। तो इन्वेस्टर्स को यहाँ पे अट्रैक्ट करने के लिए हम लोग एक जगह IFSC गिफ्ट सिटी बना रहे हैं, दूसरी जगह इस तरीके से हम लोग इन्वेस्टर को भगाने के लिए एक कानून लेकर आ गए। तो हमारी जो इफेक्टिवनेस है, स्पेशल इनिशिएटिव्स इस तरीके की जो लाई जा रही है ना, उसमें बहुत एडवर्स इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। ओके, अब आते हैं बैंकिंग और मॉनेटरी पॉलिसी में।
तो समझते हैं नियो बैंक्स के बारे में। ये नियो बैंक है क्या? देखिए, नियो बैंक एक टर्म है जो कि फिनटेक फर्म्स के लिए है, और यहाँ पे सिर्फ आपका डिजिटल प्रेजेंस होगा। ओके, कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है। जैसे आज के डेट में आप बैंक जाते हो ना, कोई भी बैंक, चाहे एसबीआई हो, बैंक ऑफ इंडिया हो, तो उसकी फिजिकल प्रेजेंस होती है। बट ये नियो बैंक बनाया जा रहा है जो कि आपका डिजिटल होगा। इसका कोई भी ऐसा फिजिकल आपका प्रेजेंस नहीं है। ये बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे आप लोग देखो कि इनका सेविंग अकाउंट्स भी आप रख सकते हैं, इसमें सेविंग अकाउंट्स भी होगा, इंस्टेंट लोन भी दिया जाएगा, क्रेडिट कार्ड्स भी दिया जाएगा, म्यूचुअल फंड की सर्विसेज भी होगी, फिक्स डिपॉजिट भी रखा जाएगा। तो अब आप लोग समझ चुके हो कि सारी चीज़ें डिजिटाइजेशन हो रही है, तो अब हमारा बैंक भी एक डिजिटल फॉर्म में निकल कर आ रहा है। इस तरीके से याद रखिए कि ऑनलाइन बैंक आपको मिल रहा है। ठीक है, साथ ही साथ आप देखो कि ये टाई अप भी कर रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ, क्योंकि इनको लाइसेंस मिलना चाहिए, और लाइसेंस मिलेगा तभी इनको और भी ज़्यादा जो है फंक्शन ये ज़्यादा कर पाएंगे। इन केस ऑफ प्रोडक्ट जैसे कि वेल्थ मैनेजमेंट करना है, तो न्यू बैंक्स जनरली यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र लाइसेंस भी यहाँ पे ले पाएंगे। साथ ही ये टाई अप करेंगे स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ, स्मॉल स्केड्यूल कमर्शियल बैंक के साथ। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है कि जिस तरीके से हमारे यहाँ ट्रेडिशनल बैंक है, तो उससे ये कैसे डिफरेंट है। तो देखिए, सबसे पहले कि ट्रेडिशनल बैंक की क्या होती है कि फिजिकल आपको प्रेजेंस देखने को मिलती है, अच्छे खासे जगह पे लोकेशन पे होता है, आपको जाना होता है वहाँ पे अगर आपको विड्रॉ करनी है, या फिर कोई डिपॉजिट करनी है, या फिर कोई और भी आपको बैंकिंग फंक्शंस कुछ भी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये वेब है, मोबाइल सर्विस है। इट मीन्स कि ये ऑनलाइन आपको सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा। अब इसको आप लोग मोबाइल बैंकिंग भी कह सकते हो, क्योंकि बैंक अब आपके मोबाइल में है। साथ ही साथ आप लोग देखो कि ट्रेडिशनल बैंक का क्या है कि ये 100 सालों से आपको देखने को मिलेगा मार्केट एंट्री। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग न्यू बैंक की बात करें तो ये 10 ईयर्स होनी चाहिए मार्केट एंट्री। साथ ही अगर क्लाइंट रिलेशन देखें तो यहाँ पे ट्रेडिशनल बैंक का लॉन्ग टर्म का होता है, इन पर्सन है, और न्यू बैंक का देखो जो भी डिजिटल चीज़ें होती है वो टेम्प्रेरी इन नेचर होती है। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबल भी होगा, वर्चुअल होगा, क्योंकि अब ऑनलाइन ही यहाँ पे सारी बातें हो पाएंगी। साथ ही साथ यहाँ पे अगर कस्टमर सपोर्ट देखें तो यहाँ पे आपका ट्रेडिशनल बैंक में क्या है कि इन पर्सन भी है। इट मीन्स कि आप लोग बैंक में जाते हो, साथ ही फ़ोन में भी आप लोग को कोई सेवा चाहिए तो वो आप लोग को मिल जाती है, साथ ही ऑनलाइन भी आप लोग को मिल जाती है। लेकिन अगर न्यू बैंक की बात करें तो आप लोग को इन पर्सन वाली सेवा नहीं मिलेगी, यहाँ पे सिर्फ फ़ोन और ऑनलाइन वाली ही सेवा मिलेगी। ट्रेडिशनल बैंक की बात करें फ़ीस का, तो यहाँ पे हाई फ़ीस होते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स नेचर होता है इनका। लेकिन अगर न्यू बैंक की बात करें तो ये काफ़ी ट्रांसपेरेंट होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर डिजिटल हो जाती है तो वो ट्रांसपेरेंट अपने आप में ही हो जाती है। साथ ही इसमें आपका जो फ़ीस है वो भी लो रहेगा। अगर हम लोग यहाँ पे बैंकिंग लाइसेंस की बात करें तो ये यहाँ पर ट्रेडिशनल बैंक को आपको पता है कि ये पूरी तरीके से इनको आरबीआई के द्वारा लाइसेंस दी जाती है। बट न्यू बैंक की बात करें तो यहाँ पे अगर बैंकिंग लाइसेंस की बात करें तो इट मीन्स कि यहाँ पे कुछ न्यू बैंक्स जो है ज़रूरी नहीं है कि वो लाइसेंस ले। तो यहाँ पे नन भी हो सकता है, पार्शियल भी हो सकती है, और इंटायर भी हो सकती है। बैंक ऑफिस अगर हम लोग देखें तो ट्रेडिशनल बैंक का बैंक ऑफिस यस रहेगा, न्यू बैंक का बैंक ऑफिस नहीं रहेगा। कंफर्मेशन प्रोसेस देखें तो ट्रेडिशनल बैंक में बहुत थोड़ी लॉन्ग होती है, क्योंकि अगर आप लोग बैंक अकाउंट भी ओपन कराने चाहते हो तो एक दिन में ये ओपन नहीं हो जाता, आपको 2-3 दिन का टाइम देना पड़ता है। साथ ही अगर हम लोग न्यू बैंक की बात करें तो ये इंस्टेंट यहाँ पे आप लोग का ओपन हो जाएगा, क्योंकि जो भी डिजिटल है, डिजिटल काम जल्दी होती है। तो इस तरीके से आप लोग कंपेयर करके ये ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा न्यू बैंक के बारे में। ओके, साथ ही अगर हम लोग देखें कुछ कंट्रीज़ हैं जिनमें कि इस तरीके का कॉन्सेप्ट है, जैसे यूके है। यूके में आपको न्यू बैंक्स देखने को मिलेगा, लेकिन इस तरीके का अभी तक हमारे देश में नहीं है। देयर इज़ नो सच कैटेगरी ऑफ बैंक अंडर द आरबीआई रूल्स। आरबीआई रूल्स के अंदर भी इस तरीके का न्यू बैंक्स की कैटेगरी नहीं है, लेकिन ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो कि हम लोग अपने देश में लाने की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बजट में इसके बारे में बात हुई थी, फाइनली ये इस्टेब्लिश हो गई। बात कर रहे हैं हम लोग अपने बैड बैंक की, जो कि है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, NARCL। तो रिसेंटली इसको रजिस्टर किया गया है मुंबई में, और इसका एम यही है कि जो बैंकों में NPA है उसको ख़त्म करने का। इट मीन्स कि जो बैलेंस शीट यहाँ पे बिगड़ रही है बैंकों की उसको सही करेंगे, और ये मुंबई की है तो मुंबई की बैंकों को ये हेल्प करेंगे। इट मीन्स कि ये बैड बैंक है, ये गंदे बैंक नहीं है। ये क्या करेंगे कि जो बैड लोन्स है उसको ये रिकवर करेंगे। ओके, अब यहाँ पे एसेट जो होती है बैंकों में, तो एसेट का यहाँ पे मेजर क्लासिफिकेशन है, इसको समझिए। मनी या फिर लोन जो कि बैंकों के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है उसको एसेट मानते हैं। ठीक है, आप जो भी पैसे जाकर डिपॉजिट करते हैं वो बैंकों के लिए लाइबिलिटीज़ होती है। क्यों? क्योंकि आपको आपके पैसे रिटर्न करनी है। लेकिन यहाँ पे जो लोन दिया जाता है बैंकों के द्वारा वो बैंकों का एसेट होता है, क्योंकि बैंकों के पास वो वापस आएगा विद इंटरेस्ट। तो यही आप लोग देखो कि बैंकों का जो इनकम जनरेट होता है वो लोन के फॉर्म में जो पैसे देते हैं उससे जो इंटरेस्ट आता है वो बैंकों के पास उनका इनकम जनरेट हो जाता है, इसलिए वो बैंकों का एसेट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें
तो एनपीए है एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इट मीन्स कि बैंकों का कुछ ऐसा एसेट है, कुछ ऐसा धन है जो कि परफॉर्म ही नहीं सही तरीके से कर रहा है। तो कैसे हम लोग एसेट को कहेंगे कि वो नॉन परफॉर्मिंग है? वो तब ऐसे एसेट को कहेंगे जो लोन के फॉर्म में दे दिया गया है बैंकों के द्वारा, और वो यहाँ पे 90 डेज़ तक ड्यूज़ में है। इट मीन्स कि इंटरेस्ट पेमेंट नहीं हुई है और 90 दिन हो चुके हैं, 3 महीने हो गए, अभी तक वो जो है पैसे वापस बैंकों को नहीं मिला। इट मीन्स कि वो एसेट बैंकों का सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा है। लेकिन इसमें भी फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया। यहाँ पे सब स्टैंडर्ड एसेट है, डाउटफुल एसेट है एंड लॉस एसेट है। तो हम लोग कब कहेंगे कि ये सब स्टैंडर्ड एसेट है? वैसे एसेट, वैसे लोन जो कि आपका 1 साल हो चुके हैं और अभी तक उसको नहीं रिटर्न किया गया। डाउटफुल में कब आता है? जब वो 1 साल से एक्सीड कर जाता है। और उसके बाद लॉस एसेट क्या है कि अब आप भूल ही जाओ, इतना टाइम हो चुका है कि वो वापस आने के कगार पे नहीं है। तो ये 3 कैटेगरी होती है एनपीए की। लेकिन एग्रीकल्चर लोन में थोड़ी सी सिस्टम चेंज है। एग्रीकल्चर लोन में क्या होता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में आप देखो कि 3 सेशन होते हैं इनके। क्रॉप सेशन जो कि आपका खरीफ देखने को मिलेगा, खरीफ क्रॉप, ये आपका जून के महीने में होता है, जून टू अक्टूबर। साथ ही रबी क्रॉप आपको विंटर सीजन में देखने को मिलेगा, जो कि आपका नवंबर से ये आपका चलता है फेब या मार्च तक, ठीक है। उसके बाद आता है आपका जायद क्रॉप। तो मेनली देखिए जायद क्रॉप तो ये आपका इन दोनों के बीच का जो टाइम होता है, जैसे कि अप्रैल टू मई, जून, इस समय तक आपका यहाँ पे कुछ कुछ उगाया जाता है, जैसे कि आपका वाटरमेलन हो गई, पम्पकिन हो गई, ये सारी चीज़ें, ठीक है। लेकिन मेनली आपका खरीफ और रबी क्रॉप ही है। तो एग्रीकल्चर लोन में क्या होता है कि एनपीए तब माना जाएगा जब 2 क्रॉप सीजन्स जो है वो रहेंगे। शॉर्ट ड्यूरेशन अगर यहाँ पे कोई क्रॉप लगाया जा रहा है जिसका कि 3 महीने 4 महीने में वो पूरी तरीके से हार्वेस्ट हो जाता है, तो वैसे क्रॉप के लिए दोनों सेशन माने जाएंगे। यानी कि यहाँ पे आपका खरीफ है और प्लस रबी है। सीज़न, मैं सेशन बोल रही हूँ बार बार तो यहाँ पे सीज़न है, 2 सीज़न माने जाएंगे, खरीफ सीज़न भी और रबी सीज़न भी, ठीक है, अगर शॉर्ट टर्म की क्रॉप है। अगर लॉन्ग टर्म की क्रॉप है, ऐसे क्रॉप जिनको के हार्वेस्ट होने में मीन्स जब से वो बीज बोया जाता है और तब से उनको कटाई करने में अगर 10 महीने का टाइम लग जाता है, तो एक सीज़न क्रॉप में यहाँ पे उनका काम हो जाएगा। तब उनको हम लोग एनपीए कह सकते हैं कि अगर एक सीज़न में भी यहाँ पे वापस नहीं आया पैसा और 2 सीज़न में शॉर्ट टर्म के लिए पैसा वापस नहीं आया, तब वो कन्वर्ट हो जाता है एग्रीकल्चर लोन, जो कि एनपीए की कैटेगरी में आ जाती है। तो ये चीज़ें थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखिए अब बात करते हैं यहाँ पे इंडियन बैंकिंग सिस्टम में। तो हमारी इंडियन बैंकिंग सिस्टम में इसकी ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस्ड सेट जो है एनपीए की रेशियो बहुत बढ़ते जा रही है। तो इस बार बजट में भी कहा गया था कि एआरसी कंपनीज, इट मीन्स कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज बनाई जाएगी। फर्स्ट ये प्रपोज किया गया था इंडियन बैंक एसोसिएशन के द्वारा 2020 में, और इस साल के बजट में ये कहा गया था, ठीक है। उसके बाद आप देखो कि गवर्नमेंट जो है कोई डायरेक्ट यहाँ पे कैपिटल इन्फ्यूजन नहीं कर रही है। ये जो आपका यहाँ पे बैड बैंक बनाया गया है, इसमें गवर्नमेंट के द्वारा ये कैपिटल इन्फ्यूजन नहीं हो रहा है, बट ये गारंटी ऑफर करेंगे सिक्योरिटी रिसिप्ट का। एनएआरसीएल की अगर हम लोग बात करें तो ये रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा सिर्फ उस एसेट के लिए जो कि 100% यहाँ पे लेंडर्स के द्वारा प्रोवाइड किया गया है और जिसको यहाँ पे फ्रॉड के कैटेगरी में नहीं रखा गया है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे लोन जो कि फ्रॉड की कैटेगरी में नहीं रखा गया, तो उनको यहाँ पे रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा। एनएआरसीएल की अगर हम लोग बात करें तो ये रिसॉल्व करेंगे जितनी भी स्ट्रेस्ड लोन है, यानी कि 500 करोड़ से ज़्यादा अगर ये आपका लोन है तो उसको यहाँ पे ये रिजॉल्व करेंगे। इट मीन्स कि जितने भी यहाँ पे लोन लेके भागे हैं ना, आप सबको पकड़ पकड़ के वापस से यहाँ पे बैंकों का जो एटलीस्ट बेसिक प्रिंसिपल अमाउंट जो बैंकों का है वो यहाँ पे वापस रिकवर करने का कोशिश करेंगे। अब चलिए ठीक है, हमारे यहाँ जो है बजट में ये बातें कही गई, हमारे देश में इसको लागू भी किया गया, पहली इस्टेब्लिश भी हो गई। लेकिन इससे बेनिफिट क्या होगा ये समझिए। सबसे पहली बेनिफिट होगी कि एनपीए रेशियो जो है बैंकों की घटेगी। जैसे ही एनपीए रेशियो बैंकों की घटेगी तो क्या होगा कि यहाँ पे बैंकों को बेनिफिट होगा। बैंक अपना काम जो है नॉर्मल फंक्शन सही तरीके से कर पाएंगे। जब सही तरीके से कर पाएंगे तो इट मीन्स कि हमारी यहाँ पे इकोनॉमिक रिकवरी फास्टर तरीके से हो पाएगी। और अगर बैंक प्राइवेटाइजेशन की बात करें तो वो भी सही तरीके से हो पाएगा और जो पब्लिक सेक्टर्स बैंक की वैल्यूएशन है वो इम्प्रूव हो पाएगी। साथ ही दूसरी यहाँ पे एआरसी कंपनीज़ के लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, जो एमएसएमई लेवल पे है ना, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी की वो बेटर तरीके से काम करेंगे। एग्रीगेटिंग डेट है, यानी कि यहाँ पे एनएआरसीएल को जो सेटअप किया गया है, इससे क्या होगा कि जो कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू है, इट मीन्स कि लैक ऑफ कंसेंसस है डिफरेंट लेंडर्स के बीच में, तो वो चीज़ें दूर हो पाएगी। देखिए एक लैक ऑफ ट्रस्ट हो जाती है। अगर किसी बैंक में आप देखो एनपीए की रेशियो बहुत ज़्यादा है तो उस बैंक में कोई भरोसा नहीं करना चाहता है। आपको भी लगेगा कि आप वहाँ पे बैंक मनी डिपॉजिट किए हो तो आपको भी लगते रहेगा कि क्या पता कब ये बैंक डूब जाए। तो इसलिए बैंकों का ये सबसे बुरा वक्त होता है जब उनका एनपीए रेशियो बहुत हाई होता है। तो इसलिए इस चीज़ को कम किया जाएगा और कम करने में ये हेल्प भी होंगे, रिकवरीज भी इम्प्रूव हो पाएगी। एक सुदर्शन सिंह कमेटी के बारे में याद रखिएगा, जिसको कि अभी आरबीआई के द्वारा इस साल सेटअप किया गया था। और इस कमेटी की ये रिकमेंडेशन थी कि जो एग्जिस्टिंग लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है जो कि एआरसी कंपनीज़ के ऊपर एप्लीकेबल है, उसको थोड़ा और रिव्यू किया जाए।
साथ ही जो ARC का रोल है स्ट्रेस्ड एसेट रिजोल्यूशन में, उसको यहाँ पे देखा जाए जो IBC के तहत है। साथ ही जो ARC बिजनेस मॉडल है, इनको भी यहाँ पे आपका रिव्यू किया जाए। तो ये सुदर्शन सिंह कमेटी के अभी कुछ रिकमेंडेशन आए हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे पॉइंट समझने का कोशिश कीजिए कि जो अदर आपका ARC कंपनीज़ थी, उसके कंपैरिजन में अगर हम लोग NARCL के बारे में देखें तो ये कैसे डिफरेंट है। देखिए NARCL की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे PSB के साथ है, पब्लिक सेक्टर्स बैंक के साथ है। इसमें मेन जो स्टेक होल्डर्स और जो गवर्नमेंट बैकिंग है, साथ ही यहाँ पे जो एसेट है वो बहुत ही फ्रीली ये ट्रांसफ़र भी हो सकता है। इट मीन्स कि एसेट को अगर ट्रांसफ़र करना चाहे तो ये जो है यहाँ पे आराम से ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। साथ ही स्विस चैलेंज को अलाउ किया गया है कि वो यहाँ पे बेस्ट फॉर द बैंक, जो कि स्ट्रेस्ड एसेट से यहाँ पे जो है अच्छा से अच्छी तरीके से बैंकों के लिए यहाँ पे काम कर सके। साथ ही इंटरनेशनल एक्सपीरियंस को भी डिज़ाइन किया गया है। जो गवर्नमेंट बैक्ड यहाँ पे ARC है, जैसे कि साउथ कोरिया में है, स्वीडन में है, US में है, तो इनसे भी अच्छी खासी एक्सपीरियंस यहाँ पे ली गई है और उस हिसाब से ये काम भी कर रहे हैं। तो ये कुछ यहाँ पे बातें हैं जो कि इनको यहाँ पे यूनिक बनाती है। तो याद रखिएगा ये बैड बैंक के बारे में। नेक्स्ट आते हैं ई-रूपी। सबसे पहले आपसे अगर ये पूछा जाए कि ई-रूपी है क्या, तो देखिए एक न्यू डिजिटल पेमेंट मोड है जिसको कि ई-रूपी के साथ अडॉप्ट किया गया। ई-रूपी एक इलेक्ट्रॉनिक वॉचर है, डिजिटल पेमेंट सिस्टम बेस्ड है, जो कि पर्सन स्पेसिफिक भी है और पर्पस स्पेसिफिक भी है। इट मीन्स कि किसी भी इंसान को अगर ये वॉचर दिया जाता है तो वो वॉचर सिर्फ उसी नाम के इंसान के पास होगा, किसी और नाम पे और किसी और इंसान को वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। साथ ही किसी पर्पस के लिए उनको वॉचर दिया गया है, तो जिस पर्पस के लिए दिया गया है बस उसी पर्पस के लिए वो यूज़ कर सकते हैं। इट मीन्स कि मान लीजिए कि अगर कहीं आप रिलायंस ट्रेंड में जाते हो, वहाँ कपड़े खरीदते हो, तो वहाँ पे आपको वॉचर दिया जाता है कि ठीक है 1000 की आपको वॉचर दी जा रही है। तो क्या आप ये रिलायंस ट्रेंड की वॉचर लेकर चले जाते हो बिग बाज़ार में, वहाँ पे सामान लेते हो क्या? नहीं ना, ये आपका इसी शॉप में काम आता है। बस उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको पर्पस के ऊपर यहाँ पे आपको वॉचर दिया जाएगा, तो जिस पर्पस के लिए वॉचर दिया जाएगा बस उसी पर्पस के लिए यूज़ करना है। ये पैसे कहीं और आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये ध्यान हुआ। सेकेंड, यहाँ पर आप याद रखिएगा कि ये जो वॉचर है ये एक ई-गिफ्ट कार्ड लाइक है, जो कि आपका प्रीपेड इन नेचर है। पहले आप पे करो, उसके बाद आप ये लुफ्त उठाओ। ये जो कोड ऑफ कार्ड है ये भी आपका शेयर किया जा सकता है SMS के थ्रू भी और QR कोड के थ्रू भी, ठीक है? ई-रूपी की अगर हम लोग बात करें तो आज के डेट में जो एग्जिस्टिंग इंडियन रुपीज़ है, इसके द्वारा ये आपका बैक किया जाएगा, इंडियन रुपीज़ में ये रहेगा। और यहाँ पे अगर हम लोग स्पेसिफिसिटी अगर हम लोग पर्पस देखें तो डिफरेंट होगा वर्चुअल करेंसी से। जो आप लोग वर्चुअल करेंसी देखते हो, क्रिप्टो करेंसी देखते हो, बिटकॉइन की बात कर रहे हो, तो इससे ये अलग है, उसके जैसा नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है? ई वॉचर जो है ये आपका ई-रूपी जो है ये आपका प्लेटफॉर्म नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। ई-रूपी है क्या? ये बस आपका पर्पस स्पेसिफिक और पर्पस स्पेसिफिक पेमेंट सिस्टम है, बस। ये कोई यहाँ पे प्लेटफॉर्म नहीं है। इसको किसने यहाँ पे इस्टेब्लिश किया है? तो ऑब्वियस है कि NPCI, और साथ ही साथ जो है इनके अपना खुद का जो UPI प्लेटफॉर्म है, इसमें इसको यूज़ किया जाएगा। तो ई-रूपी को कहाँ यूज़ किया जाना है? UPI, देखिए रूपी में ही है यहाँ पे UPI, तो UPI प्लेटफॉर्म में इसको यूज़ करना है, इसका अपना खुद का प्लेटफॉर्म नहीं है। साथ ही साथ अगर इसकी सिग्निफिकेंस देखें कि इसको लाया गया है तो इससे फ़ायदा क्या होगा। ये एक प्रीपेड नेचर का है, इट मीन्स कि पहले आप पे करो तब यहाँ पे लुफ्त उठाओ। ये टाइमली पेमेंट है, इट मीन्स कि आपको टाइम पीरियड दिया जाएगा कि इतने टाइम तक आपको ये वॉचर इस्तेमाल कर लेना है। साथ ही यहाँ पे कोई डिजिटल या फिर बैंक प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं है, ओके। साथ ही यहाँ पे लीक प्रूफ डिलीवरी है, इट मीन्स कि ऐसा नहीं है कि बोल दिया गया है कि 5 लोग को वॉचर दिया जा रहा है और उन 5 को नहीं दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ऑनलाइन काम जो भी होता है वो ट्रांसपेरेंसी के साथ होता है और साथ ही साथ उसमें आप ट्रस्ट भी कर सकते हो और लीक प्रूफ होता है। इट मीन्स कि यहाँ पे कोई गड़बड़ी आपको देखने को नहीं मिलेगा। कॉर्पोरेट भी इसको इशू कर सकते हैं इन वॉचर्स को अपने एम्प्लॉयर्स को देने के लिए। साथ ही वॉचर रिडीम्शंस जो है उसको ट्रैक भी किया जाएगा। इट मीन्स कि मान लीजिए कि यहाँ पे कहा गया कि कॉर्पोरेट अगर अपने एम्प्लॉयर को इस तरीके का वॉचर देते हैं, मान लीजिए कि 5 वॉचर दिए हैं, किस लिए दिए हैं? तो 5 वॉचर दिए हैं, ये पाँचों को मान लीजिए कि 5 वॉचर दिए हैं कि आप जाकर टीवी खरीदिएगा, ठीक है? चलिए टीवी तो पुराना हो गया, क्या खरीदाऊँ, चलिए आईफोन खरीदवा देता हूँ। आईफोन खरीदिएगा, ठीक है? 5 को दिए। अब इनको लगेगा कि बाप रे इतना पैसा मिल गया, चलो कुछ और ख़रीद लेते हैं, ऐश मौज कर लेते हैं, मूवी वगैरह देख लेते हैं, खा पी के उड़ा देते हैं। बट ये नहीं कर सकते ऐसा। क्यों? क्योंकि ये जो कॉर्पोरेट वाले इनको वॉचर दिए हैं ना, ये इनको देखते भी रहेंगे कि ठीक है ये इस वॉचर का यूज़ किए है कि नहीं किए हैं। जो वॉचर दे रहा है उसके पास भी ये हक होगा कि वो आपको ये ट्रैक करते रहेंगे कि क्या आपने आईफोन ख़रीदा कि नहीं ख़रीदा। अगर आप लिमिटेड टाइम तक ये आईफोन नहीं खरीदेंगे तो ये वॉचर कोई काम का नहीं रह जाएगा। बस इतना समझिए
कि ये आपको एक पैसा ना देकर, इट मीन्स कि आप देखो अगर कि कॉर्पोरेट वाले अगर पैसे दे देते कि ये लीजिए आप जाइए आईफोन खरीदिए, तो ऑब्वियस है कॉर्पोरेट वाले तो देख नहीं सकते थे कि ठीक है आपने फर्स्ट हैंड मोबाइल ख़रीदा, क्या पता आप सेकंड हैंड मोबाइल खरीद के आ जाओ, सेकंड हैंड आईफोन लेकर आ जाओ और आधा पैसा आप बचा लो, है कि नहीं, ऐसे भी होते हैं। तो ये काम नहीं कर सकते आप, कहीं से भी गलत नहीं कर सकते, कहीं से भी घोटाला नहीं कर सकते, करप्शन नहीं कर सकते। और साथ ही साथ जो आपको कॉर्पोरेट वाले पैसे दे रहे हैं, तो ये पैसे ना दे के आपको वाउचर दे रहे कि आप इस पैसे का कहीं और इस्तेमाल ना करो, आपको आईफोन खरीदने दिया गया तो आप बस पर्टिकुलरली यही काम करो। बस यही चीज़ है ई रूपी। ओके फाइन, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि देखिए एनपीसीआई के द्वारा हर एक साल क्वेश्चन आ रहे हैं जब से ये आपके बॉडी इस्टेब्लिश हुई है। और मैं यही कहूँगी कि कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आरटीजीएस और जो एनईएफटी है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर पेमेंट सिस्टम जो है, ये ओपन किया गया है नॉन बैंक के लिए भी। अब ये बहुत ग्रेट न्यूज़ है, इसके बारे में पता होना चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा नॉन बैंक को अलाउ किया गया है, जैसे कि आपका प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इशूअर्स होते हैं, कार्ड नेटवर्क है, वाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर है। इट मीन्स कि एटीएम ऐसे एटीएम होते हैं जो कि किसी बैंक के द्वारा, किसी बैंक का पर्टिकुलर नहीं होता, लेकिन किसी बैंक के द्वारा स्पॉन्सर करके कोई थर्ड पार्टीज़ को चलाते हैं, ठीक है। साथ ही यहाँ पे ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम में भी। सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम अगर इंडिया में देखें तो यहाँ पे क्या है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है। इट मीन्स कि अगर आप लोग किसी को पैसा भेजने चाहते हो तो रियल टाइम में ये जाएगा। मिनिमम आप 2 लाख भेज सकते हो, इससे ज़्यादा अगर आप लोग को हेवी ट्रांजैक्शन करनी है तो आप हेवी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। और ये आपका जैसे ही आप क्लिक करोगे वैसे ही दूसरे के अकाउंट में ये चला जाएगा। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र फंड है, ये क्या है कि ये थोड़ा टाइम लेते हैं, हाफ आवर से 1 आवर्स तक ये टाइम लेते हैं। ये भी अब आपका जो है 24/7/365 हो चुका है, और इसमें भी ऑनलाइन ऑफलाइन जो है दोनों मोड में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बोथ ओन्ड और ऑपरेट किया जाता है आरबीआई के द्वारा। तो अब इस चीज़ को आरटीजीएस और जो एनईएफटी है इसको यहाँ पे अलाउ कर दिया गया है, किसके लिए, तो नॉन बैंक के लिए भी, ठीक है। टिल नाउ अगर आप देखो तो सिर्फ बैंकों को यहाँ पे अलाउ किया गया था कि ये दोनों पेमेंट सिस्टम वो यूज़ कर सकते हैं। बैंकों के अलावा कुछ फ्यू यहाँ पे नॉन बैंक थे जिनको अप्रूव किया गया था कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें। और नॉन बैंक अगर आप हम लोग देखें तो यहाँ पे सेपरेट इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड भी है, आईएफएससी भी है। साथ ही यहाँ पे आप देखो कि करेंट अकाउंट भी होंगे जो कि ओपन किया गया है आरबीआई के द्वारा, वो भी कोर बैंक सिस्टम है। ई कुबेर जो अभी हम लोग ऊपर देखें, एक सेटलमेंट अकाउंट भी है जिसको मेंटेन किया गया है आरबीआई के साथ। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आते हैं लेबर एम्प्लॉयमेंट स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। फर्स्ट आर्टिकल है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। तो पीरियोडिक लेबर अगर फोर्स सर्वे की बात करें तो ये जो यहाँ पे सर्वे निकल कर आता है, ये सर्वे किसके द्वारा कंडक्ट की जाती है, तो ये सर्वे कंडक्ट की जाती है एनएसओ के द्वारा। इट मीन्स कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। अब इस ऑफिस के बारे में आपको थोड़ा बहुत जानना चाहिए कि ये कहाँ से निकल कर आया। देखिए ये एक विंग है किसकी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की। एनएसओ को जो बनाया गया है ये 2 बॉडी को मर्ज करके बनाया गया है। इट मीन्स कि यहाँ पे सीएसओ है प्लस एनएसएसओ है। ये दोनों पहले इंडिपेंडेंट बॉडी थी, बट इन दोनों को मर्ज करके यहाँ पे एनएसओ यहाँ पे बना दिया गया है, ठीक है। ये आपका हो गया सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, एंड यहाँ पे आपका हो गया नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। एनएसओ को ये मैंडेट किया गया है कि ये कुछ इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट मीन्स कि यहाँ पे ये नोडल एजेंसी होते हैं प्लान डेवलपमेंट करने के लिए जितने भी स्टैटिस्टिकल सिस्टम है। साथ ही नेशनल अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है। साथ ही यहाँ पे आप लोग देखो कि इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के को ये मेंटेन भी करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपका आईएमएफ है, आईएलओ है, और साथ ही ये आईआईपी है जो कि हर एक मंथ रिलीज़ किया जाता है इनके द्वारा। साथ ही एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज़ भी ये कंडक्ट करते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ओके। पीरियोडिक लेबर अगर फोर्स सर्वे की अगर हम लोग बात करें तो ये आप लोग देखो कि फर्स्ट एनुअल जो रिपोर्ट था 2019 में ये रिलीज़ किया गया था, सेकंड 2020 में, और थर्ड अभी आपका रिलीज़ किया गया। इट मीन्स कि ये एनुअल रिपोर्ट है, ओके। मेनली आप लोग देखो कि यहाँ पे क्या क्या मेजर की जाती है, तो हर एक कीवर्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इनकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ये कई बार आपने सुना होगा, बट एक्चुअली कहते किसको है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट अगर आप लोग देखोगे तो एक जगह में टोटल पॉपुलेशन कितने हैं उसमें से आपका देखा जाता है कि नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयड पर्सन कितने हैं और नंबर ऑफ़ अनएम्प्लॉयड पर्सन कितने हैं, और टोटल को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। इट मीन्स कि परसेंटेज देखा जाता है कि कितने लोग लेबर फोर्स में इंक्लूड है, यानी कि कितने लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं और काम करना चाहते हैं, और कितने लोगों को काम अवेलेबल है, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन में से। इसको हम लोग कहते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। सेकंड आता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। जैसे आप समझ सकते हो कि बेरोजगारी के लिए रेट निकाला जाता है, तो यहाँ पे कैसे हम लोग देख सकते हैं, तो ऑब्वियस है कि कितने नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इसको हम लोग देखेंगे कि टोटल पॉपुलेशन कितना है, या फिर टोटल एम्प्लॉयड पर्सन कितने हैं और नंबर ऑफ टोटल जो है अनएम्प्लॉयड पर्सन कितने हैं, इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो रेट निकल कर आ जाएगा। रेट निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना होता है।
वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है, इट मीन्स कि कितने लोग हैं वर्कर, जो वर्कर है काम कर रहे हैं, तो टोटल पॉपुलेशन में से कितने लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका सिंपल है। एक्टिविटी स्टेटस आप लोग देखो, एक्टिविटी स्टेटस जो है ये किसी पर्सन का ये डिटरमाइन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज़ जो कि वो कोई पर्सन परस्यू कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, ओके। तो ये सारी यहाँ पे आपको डेफिनेशंस देखने को मिलेगी। एक होता है प्रोपोर्शन अनएम्प्लॉयमेंट, इट मीन्स कि नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। तो ये दोनों आपका लगभग सेम है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये अनएम्प्लॉयड जो है ये नंबर ऑफ़ अनएम्प्लॉयड होते हैं और वर्कर्स में आपका नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयड होते हैं। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखनी है, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए क्योंकि इसी सारी चीज़ों से क्वेश्चन बन जाते हैं। अब यहाँ पे क्या क्या निकल कर आया है सर्वे में, तो ये चीज़ें आपसे नहीं पूछा जाएगा, बेसिक चीज़ें से ही क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखनी है। अब आते हैं ई श्रम पोर्टल। ई श्रम पोर्टल भी काफ़ी न्यूज़ में है, लेबर मिनिस्ट्री है जिनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ये नेशनल डेटाबेस है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए, और ई श्रम पोर्टल जो है ये रजिस्ट्रेशन है किसके लिए, तो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए। आपसे ऑप्शन में जो है ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स होंगे, तो आप लोग को लगेगा कि हाँ चीज़ें तो ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए आते हैं, बट थोड़ा सा आप अलग एंगल में सोचो कि अब सरकार के द्वारा जो काम किया जा रहा है वो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए ज़्यादा किया जा रहा है, माइग्रेंट वर्कर्स वगैरह सब इसी में इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। तो ई श्रम पोर्टल जो है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए। यहाँ पे आप देखो एक नेशनल डेटाबेस इनका तैयार होगा कि कितने हमारे देश में अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं। यहाँ पे 97% कवरेज होगी। 38 करोड़ हमारे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स जो है वो रजिस्टर्ड होंगे ई श्रम पोर्टल में, ऑनलाइन पोर्टल होगा, यहाँ पे रजिस्टर्ड होंगे। जैसे कि आप देखो कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, माइग्रेंट वर्कर हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो कि आपके स्ट्रीट में रोड साइड जो ठेले वगैरह लगाते हैं, डोमेस्टिक वर्कर हैं, इन लोगों को कहीं काउंट नहीं किया जाता था। आपके भी घर में डोमेस्टिक वर्कर्स होंगे, बट आज तक आपने कहीं पे भी उसकी काउंट होते हुए आप नहीं देखे हो। मिल्क मैन है, ट्रक ड्राइवर है, फिशर मैन है, एग्रीकल्चर वर्कर्स हैं, सिमिलर अदर वर्कर्स जो है उन सबको यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स में। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होगी वो अभी 26 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी है, तो इसके लिए आपको याद रखनी है। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए क्या हमारे देश में कोई कानून है, तो यस कानून ऑलरेडी है 2008 का अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट है, जिसमें कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स को ये डिफाइन किया गया है कि कोई प्रोडक्शन करने वाले या फिर सर्विस ओरिएंटेड इंटरप्राइजेज है जो कि किसी इंडिविजुअल के द्वारा चलाया जाता है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स के द्वारा ये चलाई जाती है, ठीक है। देखिए ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड में अगर मैं डिफरेंस बताऊं, जैसे कि ये फॉर्मल भी हो गया, इनफॉर्मल भी हो गया और अनऑर्गेनाइज्ड भी हो गया। ऑर्गेनाइज्ड में क्या होता है कि सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड वे में होती है। इट मीन्स कि जो वर्किंग आवर है वो फिक्स होता है, साथ ही हॉलीडे फिक्स होती है, यहाँ पे वेजेस भी फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। और ओवर टाइम कर रहे हैं तो उसके लिए भी एक्स्ट्रा वेजेस मिलते हैं। बट यहाँ पे अनऑर्गेनाइज्ड कहने का क्या मतलब होता है कि वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं है, जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना ज़्यादा कमाएंगे। इनके लिए कोई संडे सैटरडे नहीं होता है। साथ ही इनके लिए आप देखो कि कोई वेजेस फिक्स नहीं होते, हर दिन ये अलग कमाते हैं। और साथ ही अगर ओवर टाइम भी कर रहे हैं तो उसका कोई गारंटी नहीं है कि इनके सामान बिकेंगे ही कि नहीं बिकेंगे, तो ये भी बात आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में। दिस इज़ ऑल अबाउट नेशनल मिशन और एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम, ठीक है। पाम ऑयल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा हम लोग इंपोर्ट करते हैं, तो अब सरकार की आंखें खुली है कि क्यों हम लोग इतना इंपोर्ट करके पैसे बर्बाद करते हैं, हम लोग अपने देश में इसका प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसके लिए यहाँ पे मिशन लाया गया। इस स्कीम में आप देखो कि प्रपोज किया गया है कि एडिशनल एरिया, इट मीन्स कि 6 लाख हेक्टेयर तक का एरिया जो ऑयल पाम का है उसको कवर किया जाएगा। कब तक, तो नेक्स्ट 5 ईयर्स में। और की फीचर्स अगर हम लोग देखें तो स्पेशल फोकस है कहाँ, तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में और अंडमान निकोबार वाले रीजन में, क्योंकि यहाँ पे उस तरीके का कल्टीवेशन होता होगा, उस तरीके की क्लाइमेट होती होगी, मिट्टी होती होगी जिसमें कि आपका पाम ऑयल प्रोड्यूस हो सके। यहाँ पे वाइबिलिटी प्राइस होगी, इट मीन्स कि प्राइस एश्योर किया जाएगा ऑयल पाम फार्मर्स को। मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी दी जाएगी जो कि फ्रेश फ्रूट ब्रांचेस के लिए भी बंचेस के लिए भी आप लोग देखते हो। साथ ही यहाँ पे एश्योरेंस है फार्मर्स को कि वो यहाँ पे वाइबिलिटी गैप फंडिंग के फॉर्म में भी उनको यहाँ पे पैसे दिए जाएंगे। साथ ही इंडस्ट्री को मैंडेट किया गया है कि वो क्रूड ऑयल पाम के लिए यहाँ पे करेंगे 14% तक, तो ये भी ध्यान रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देखिए स्पेशल असिस्टेंस दिए जाएंगे नॉर्थ ईस्ट और अंडमान रीजन को, यहाँ पे स्पेशल प्रोविज़न होगा, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर क्वेश्चन में बन जाए तो फिर आप लोग को लगेगा कि ये कैसे हो गया। सबसे ज़्यादा जो हम लोग पाम ऑयल परचेज़ करते हैं वो इंडोनेशिया से करते हैं एंड देन सेकेंड नंबर में मलेशिया। बट अभी क्या हुआ है, अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट रिपोर्ट जिसमें ये बताया गया है कि टॉप में अब हमारा मलेशिया आ चुका है, सेकंड नंबर पे इंडोनेशिया है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं लाइव स्टॉक सेक्टर ऑफ इंडिया, इसके बारे में अब नेक्स्ट आते हैं लाइव स्टॉक सेक्टर ऑफ इंडिया। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे देश में लाइव स्टॉक सेक्टर्स का क्या स्टेटस है। ये ग्रो कर रहा है, एनुअल ग्रोथ रेट आप देख सकते हो कि 8.15% है, ठीक है।
और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। इट मीन्स कि जितनी भी पॉपुलेशन उसका 8.8% तक आप देखो कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। लाइवलीहुड यहाँ पे 2/3 ऑफ रूरल कम्युनिटी को यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है ये लाइव स्टॉक सेक्टर्स। 16% इनकम जो है वो स्मॉल फार्म हाउस होल्ड को यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। साथ ही 34% टोटल एग्रीकल्चर जीडीपी यहाँ पे निकल कर आया है। एनिमल हस्बेंड्री की अगर आपसे बात कर ली जाए, पूछ ली जाए कि ये किस सब्जेक्ट में है, सेंटर सब्जेक्ट में है, स्टेट सब्जेक्ट में है, तो ये याद रखिएगा कि ये स्टेट सब्जेक्ट में है। 20th इस बार लाइव स्टॉक सेंसस हुआ था जिसमें ये बताया गया कि इंडिया वर्ल्ड की हाईएस्ट लाइव स्टॉक ओनर है और बीइंग फर्स्ट इन द टोटल बफेलो पॉपुलेशन। हमारे देश में सबसे ज़्यादा बफेलो पॉपुलेशन है। गोट पॉपुलेशन में हमारी सेकंड रैंकिंग है। शिप पॉपुलेशन में हमारी थर्ड रैंकिंग है। तो इसको ध्यान रखनी है, याद कर लेनी है। सेकंड लार्जेस्ट पोल्ट्री मार्केट है हमारे पूरे वर्ल्ड में और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हम लोग फिश के और सेकंड लार्जेस्ट एक्वा कल्चर भी है पूरे वर्ल्ड में। तो आप लोग समझ सकते हो कि हम लोग टॉप 10 में काउंट हो रहे हैं हर तरीके से, सेकंड थर्ड से नीचे ही नहीं आ रहे। तो टॉप 10 में नहीं, टॉप थर्ड में हम लोग काउंट हो रहे हैं। तो इसलिए हमारा लाइव स्टॉक जो सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा इनरिच्ड आप ये कह सकते हो। तो वर्ल्ड में कितने नंबर पे हम लोग आ रहे हैं? सेकंड लार्जेस्ट हमारी पोल्ट्री मार्केट है, सेकंड लार्जेस्ट हमारी फ़िश मार्केट है, एक्वा कल्चर में भी हम लोग सेकंड लार्जेस्ट है, साथ ही हमारे यहाँ गोट पॉपुलेशन में सेकंड है, बफेलो पॉपुलेशन में हम लोग फर्स्ट है। ठीक है, तो इसके लिए लाया गया है। कॉमन डिजीज़ अगर हम लोग देखें जो लाइव स्टॉक को आज के डेट में अफेक्ट कर रहा है, तो देखिए फुट एंड माउथ डिजीज़ जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया था बहुत सारे कैटल्स वगैरह को, और ब्रुसेलोसिस भी आपको देखने को मिलेगा जो कि एक बैक्टीरिया के कारण ये डिजीज़ हो रही है। तो ये कैटल और बफेलोज़ को देखने को मिलेगा कि ये दोनों डिजीज़ ऐसे हो रही है जो कि काफ़ी ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन में प्रॉब्लम हो गई और इससे हमारी लाइव स्टॉक जो है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हुई है। सेकेंड है कि शिप और गोट्स के लिए आप देखो तो पेस्टेस पेटीज डोमिनांट है। तो ये आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि पेस्टेस पेटीज डोमिनांट जो है ये किस लाइव स्टॉक से ये आपका ये कौन सी डिजीज़ किससे रिलेटेड है? तो ये शिप और गोट से है। पिग्स में आप देखो कि स्वाइन फीवर हमेशा हो जाता है। पोल्ट्री में भी आपको पता है कि बर्ड फ्लू की प्रॉब्लम होती है, एवियन इन्फ्लुएंजा की प्रॉब्लम होती है, रानी खेत डिजीज़ भी आपसे पूछ लिया जाएगा। देखिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन कैसे बन जाएंगे यू नेवर नो, बट आपको हर तरीके से तैयार रहना है। ओके, तो रानी खेत डिजीज़ जो है और एवियन इन्फ्लुएंजा जो है ये पोल्ट्री सेक्टर में देखने को मिलेगा। ये हम लोग टेस्ट सीरीज़ में भी इसको कवर किए हैं। तो देखिए टेस्ट सीरीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपकी ये सारी टॉपिक भी आपकी कवर हो चुकी है। तो अगर आप लोग को लगता है कि आप लोग को ये यहाँ पे सॉल्व करना है टेस्ट सीरीज़, अभी भी टाइम बाकी है, तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी दी गई है, उस ईमेल आईडी में जाकर आप लोग को जो भी क्वेरीज है आप लोग पता कर सकते हो। और जो टेस्ट सीरीज़ है विज़न आइज की ही टेस्ट सीरीज़ मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, तो उसे ज़रूर सॉल्व कीजिए। काफ़ी लोग यहाँ पे जुड़े हैं, काफ़ी लोगों को यहाँ पे फ़ायदा हुआ है। तो मैं अभी भी रिक्वेस्ट करूँगी क्योंकि एंड मोमेंट में अगर आप लोग जितना टेस्ट सॉल्व करोगे वही आपको एंड रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। ओके, ये तो बात रही, लेकिन अब यहाँ पे देखते हैं कि सरकार की तरफ से कौन कौन सी स्कीम लाई गई है। क्योंकि हम लोग इतने अच्छे परफॉर्मर हैं यहाँ पे लाइव स्टॉक में, तो इसलिए इससे रिलेटेड मन करेगा यूपीएससी का तो आपसे कुछ टेस्ट भी कर लेगा कि क्या आपको पता है कि हम लोग लाइव स्टॉक सेक्टर्स में कितने अच्छा काम कर रहे हैं। तो देखिए डेवलपमेंट प्रोग्राम लाया गया। इट मीन्स कि एक तो नेशनल लाइव स्टॉक मिशन है। इस मिशन का एम क्या है कि लेवल ऑफ न्यूट्रिशन और जो स्टैंडर्ड ऑफ यहाँ पे लिविंग है उसको इंक्रीज़ करना है लाइव स्टॉक कीपर्स में, और जो फार्मर्स है उनकी स्टैंडर्ड बढ़ानी है। और ये कैसे हो पाएगा? ये तभी हो पाएगा जब यहाँ पे सस्टेनेबल, सेफ और इक्विटेबल लाइव स्टॉक डेवलपमेंट हमारे देश में हो पाएगा। यहाँ पे काफ़ी सब स्कीम भी है। इट मीन्स कि यहाँ पे आप देखो फॉडर एंड फीड डेवलपमेंट भी है, स्किल डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, ये सारी छोटी छोटी स्कीम है जो कि काम किया जाता है पूरी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। साथ ही राष्ट्रीय गोकुल मिशन भी है। इट मीन्स कि हमारे यहाँ की जो ब्रीड है, अपनी देश की जो ब्रीड है उसको डेवलपमेंट करना है, कंजर्व करना है। साथ ही गोपाल रत्न अवार्ड और कामधेनु अवार्ड है। याद रखिएगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि अवार्ड दिया जाता है उन सारे फार्मर्स और ब्रीडर्स को जो कि अच्छा काम करते हैं, हमारे देश की जो ब्रीड्स है बोवाइन की उनको यहाँ पे सेव करने की बात करते हैं। साथ ही इंटीग्रेटेड कैटल डेवलपमेंट सेंटर, इट मीन्स कि गोकुल ग्राम भी यहाँ पे आपका लाया गया है। ई पशु हाट पोर्टल है, ऑनलाइन है, जो कि यहाँ पे ब्रीडर्स और फार्मर्स को कनेक्ट करेंगे। पशु संजीवनी है, एनिमल वेलफेयर वेलनेस प्रोग्राम है, जो कि यहाँ पे एनिमल हेल्थ कार्ड को प्रोविजंस को यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। एनिमल हेल्थ कार्ड यहाँ पे देंगे, या इट मीन्स कि नकुल स्वास्थ्य पत्र यहाँ पे देंगे, और यूआईडी यूनिक आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे नंबर भी होगा। नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट है। इट मीन्स कि डेयरी में भी आप लोग देखते हो डेयरी सेक्टर्स में भी हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो इसमें क्या किया जाएगा कि क्वालिटी ऑफ मिल्क और जो मिल्क प्रोडक्ट है उसको इन्हेंस की जाएगी। उसके बाद डिजीज़ कंट्रोल जो यहाँ पे प्रोग्राम है वो भी चलाई गई, क्योंकि अभी हम लोग देखें कि कैसे कैसी डिजीज़ यहाँ पे आ चुकी है। तो नेशनल एनिमल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम है जो कि फुट एंड माउथ डिजीज़ के लिए है और ब्रुसेलोसिस के लिए भी है। अब ये जो आपका डिजीज़ प्रोग्राम लाया गया है
ये आप लोग ध्यान रखिए कि ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इट मीन्स कि 100% जो यहाँ पे पैसे दिए जाएंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाएंगे, जो कि यहाँ पे फुट एंड माउथ डिजीज़ और ब्रुसेलोसिस को यहाँ पे ख़त्म कर सके। कब तक? तो अगले 5 साल में, इट मीन्स कि 4 साल में 2025 तक, और उसको पूरी तरीके से इरेडिकेट कर सके 2030 तक। कैसे? तो वैक्सीनेशन लाकर। तो ये एम भी याद रखना है, डेट भी याद रखना है, ठीक है। साथ ही यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि नेशनल एनिमल डिजीज़ रिपोर्टिंग सिस्टम भी है, ठीक है। तो ये भी चीज़ें ध्यान रखनी है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड लाया गया है कि एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, जिसमें 15,000 करोड़ तक का कॉर्पस रखा गया है इन्वेस्टमेंट इंसेंटिवाइज करने का। किसके द्वारा? तो इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स, प्राइवेट कंपनीज़ है, MSME है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस है, तो इन सब के द्वारा, ठीक है, जिससे कि डेयरी और मीट प्रोसेसिंग जो यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट है वो बेटर तरीके से हो सके। साथ ही डेयरी प्रोसेसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड लाया जा रहा है, जिसमें कि जो हमारी मिल्क जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सब बेटर तरीके से हो सके। अदर इनिशिएटिव में जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊं कि ई गोपाल एप्लीकेशन है, जो कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा लाया गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि आपका ऑनलाइन जो है, अब यहाँ पे फार्मर्स को काफ़ी हेल्प हो पाएगा कि वो लाइव स्टॉक को मैनेज कर पाएंगे। इट मीन्स कि यहाँ पे बाइंग और जो सेलिंग होगा डिजीज़ फ्री जर्म प्लास सारे फॉर्म्स में, तो वो यहाँ पे अब ऑनलाइन हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इंडस्ट्री एंड एसोसिएटेड इश्यूज़। सबसे पहले जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड बिल आया है, तो ये इस बिल के बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक ये एक्ट नहीं बन जाता ये हमारे कोई काम का नहीं है। आपको क्या जानना है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के बारे में, कि इस कोड के तहत किसको किसको कवर किया जा रहा है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल भी है, कंपनीज़ भी है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप भी है, एंड पार्टनरशिप फर्म है। एक्चुअली आप लोग यहाँ पे देखो, एक सेकेंड, तो मेन यहाँ पे बात है प्री पैक का। जो अभी बातें चल रही है वो प्री पैक के बारे में चल रही है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ये पूछा जाएगा कि प्री पैक इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन है क्या। तो अब आप ये समझो कि जब कोई भी कंपनी का यहाँ पे दिवालिया निकलने लगता है, इट मीन्स कि कोई भी कंपनी जब बैंक से लोन लेती है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए और उनकी बिजनेस अच्छा काम नहीं करती है, डूब जाती है, तो उस कंपनी का क्या हाल होता है? वो कंपनी कर्ज में चल जाती है, इंसॉल्वेंट हो जाती है और बैंकरप्ट भी हो जाती है, जब वो खुद से डिक्लेयर कर दे कि अब उनके पास इतनी बिजनेस उनकी ऐसी रन नहीं कर रही है कि वो बैंकों का पैसा वापस कर सके, और बिजनेस जो है उनकी बहुत ज़्यादा डूब चुकी है। तो जब इंसॉल्वेंट और बैंकरप्ट हो जाते हैं ना, तब ये कोड सामने आता है, और ये कोड क्या करते हैं कि उस कंपनी की जो केस होती है वो NCLT में लेके जाती है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में लेकर जाती है, और फिर वहाँ पे उनकी जो भी केसेस है उसका रिजोल्यूशन होता है। बट यहाँ पे अब आप ये समझो कि जितने भी हमारे यहाँ कोर्ट है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, सबऑर्डिनेट कोर्ट हो, फैमिली कोर्ट हो, सेशन कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सब कोर्ट्स में पेंडेंसी ऑफ केसेस बहुत बढ़ चुकी है। उसको उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए एक ऑल्टरनेटिव यहाँ पे रिजोल्यूशन मैकेनिज्म लाया गया, जिसको हम लोग ट्रिब्यूनल कहते हैं, ठीक है। आपको ये बताना है कि ट्रिब्यूनल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किया गया, क्योंकि ये स्टार्टिंग से नहीं था जब से हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया। तो यहाँ पे किसी एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ट्रिब्यूनल लाया गया। ये कहा गया कि चलो कोर्ट का बर्डन यहाँ पे कम होगा। अब यहाँ पे इतने सारे केसेस ट्रिब्यूनल में आने लगे, और NCLT ट्रिब्यूनल आपको हर एक फील्ड का अलग देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो कंपनीज़ की बात होती है तो वो NCLT में जाती है। इतनी सारी यहाँ पे केसेस आ चुकी है कि अब इसका ऑल्टरनेटिव भी ढूंढना पड़ रहा है। तो इसकी ऑल्टरनेटिव ढूंढने के लिए यहाँ पे प्री पैक लाया गया है। प्री पैक कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि एक तरीके का ये एग्रीमेंट होगा, ये एग्रीमेंट है रिजोल्यूशन एग्रीमेंट, और ये एग्रीमेंट किसके बीच में होगा? सबसे पहले जो डिस्ट्रेस्ड कॉर्पोरेट डेप्टर है, यानी कि जो यहाँ पे डेट में जा रहे हैं कॉर्पोरेट सेक्टर, उनके बीच में, और साथ ही जिन्होंने इनको लेंड किया था उनके बीच में, क्योंकि पैसे तो इन दोनों के बीच में है। पैसे यहाँ पे लिया गया लेंडर के द्वारा, अब देना भी है कॉर्पोरेट सेक्टर्स को, तो ये लेंडर को देना है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्रीमेंट भी जो हो रहा है ये इन दोनों के बीच में हो रहा है, और ये एग्रीमेंट कब होगा? जब ये NCLT नहीं पहुँचेंगे, इनकी केस जब तक ये ट्रिब्यूनल में नहीं पहुँचेंगे, तब इससे पहले ये दोनों आपस में एग्रीमेंट कर लेंगे कि ठीक है, देखते हैं कब पैसा देना है, क्या होगा, नहीं होगा, जो भी इनको एग्रीमेंट करना है वो लीगल एग्रीमेंट होगा, ठीक है। ये लीगल एग्रीमेंट होगा क्योंकि कानूनी तौर पर ये सैंक्शन किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आज ये बोल के कल कंपनी वाले जो है रफू चक्कर हो जाएंगे और ये लेंडर जो है वो घाटे में रह जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये भी ध्यान रखिएगा कि प्री पैक इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन जो लाया गया है वो कानूनी तौर पर जो है एक एग्रीमेंट लाया जा रहा है कि NCLT का बोझ कम करने के लिए अब क्या करेंगे, जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स के यहाँ पे मालिक है और जो यहाँ पे लेंडर है जो कि लोन दिए, इन दोनों के बीच में अब समझौता होगा। यहाँ पे एक डेप्टर इन पोसेशन मॉडल ये फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। इट मीन्स कि जो भी गलत तरीके की एक्टिविटीज़ हो रही है या मिसमैनेजमेंट देखने को मिल रहा है उसके अगेंस्ट में प्रोटेक्शन दी जाएगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इसलिए ये कुछ नया लाने की बात की जा रही है। पूछा जा सकता है तो इसी के बारे में पूछा जा सकता है, बाकी और कोई चीज़ें यहाँ पे नहीं पूछी जाएगी, ठीक है।
अब आते हैं एमएसएमई सेक्टर्स में, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट के द्वारा एक फ्रेश गाइडलाइंस लाई गई है कि यहाँ पे होलसेल और जो रिटेल ट्रेडर्स है ना उनको भी इंक्लूड किया जाए माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस में। बड़ी अच्छी बात है ये, ठीक है, मुझे अच्छी लगी। अब यहाँ पे आप देखो कि पहले क्लासिफिकेशन और न्यू डेफिनेशन निकल कर आया है एमएसएमई में। पहले क्या था कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस और सर्विस इंटरप्राइजेस अलग अलग तरीके से इनकी कैटेगराइज किया गया था। बट अब क्या है ना कि यहाँ पे आपका मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज जो कैटेगरी अलग अलग थी उसको हटा दिया गया। अब मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस जो है एक ही में देखा जाता है। अब यहाँ पे क्या कर दिया गया कि इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर का यहाँ पे आपका कैप लगा दिया गया है। अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे इंडस्ट्री है, उनकी टर्नओवर 1 करोड़ से कम है और इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम है और टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, तो वैसे ही इंडस्ट्री को हम लोग माइक्रो कहेंगे। अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम है और टर्नओवर 50 करोड़ से कम है, तो वैसे हम लोग इंडस्ट्री को स्मॉल कहेंगे। अगर मीडियम तब कहेंगे जब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ से कम है और टर्नओवर 100 करोड़ से कम है, तब इसको मीडियम कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 15, इसमें आप 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1050 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 20 और 100 हो जाएगा, ठीक है। ये 10 से मल्टीप्लाई करना है, ये 2 से मल्टीप्लाई करना है, इस तरीके से आप लोग को याद रखना है। तो ये न्यू डेफिनेशन है, मे बी आपसे डेफिनेशन पूछ लिया जाए। अब यहाँ पे सरकार जो है ना एमएसएमई पे बड़ा ध्यान देती है। क्यों ध्यान देती है? क्योंकि आप देखो कि 30% हमारी कंट्री की जीडीपी इसमें कंट्रीब्यूट होती है। 45% ये मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट है, यानी कि इस इंडस्ट्री से 45% तक हमारी मैन्युफैक्चरिंग होती है। एक्सपोर्ट भी जो हम लोग करते हैं दूसरे देशों को, वो 40% तक की प्रोडक्ट जो है वो यहीं से आप लोग देखो कि मैन्युफैक्चर होकर निकलती है। साथ ही एम्प्लॉयमेंट भी अगर हम लोग देखें तो हमारे देश के 6.3 करोड़ एमएसएमई जो है वो 110 मिलियन लोगों को एम्प्लॉयड कर चुकी है। तो काफ़ी बड़ी सेक्टर आपको देखने को मिलेगी, इसलिए ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब रिसेंट की गवर्नमेंट की स्टेप्स भी देख लेते कि यहाँ पे एमएसएमई सेक्टर्स जो कोविड-19 के कारण काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल हो गई थी, तो उनको कैसे यहाँ पे बचाया गया है। 2020 में क्या है कि गवर्नमेंट के द्वारा न्यू डेफिनेशन लाया गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। साथ ही अगर हम लोग देखें जो डिस्टिंक्शन था मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंटरप्राइजेस में, उसको ख़त्म कर दिया गया। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया जो है उसको फिर से रिवाइज़ किया गया है और एडिशनल टर्नओवर ऐड किया गया। यहाँ पे इम्प्रूव किया गया है जो क्रेडिट एक्सेस है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम यहाँ पे 3 मंथ के लिए सितंबर 2021 तक के लिए इसको आपका एक्सटेंड कर दिया गया है। ये इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे एक्सपेंड किया गया है। यहाँ पे 1.5 लाख करोड़ तक का यहाँ पे आप ले सकते हैं। इमरजेंसी बेसिस में अगर किसी को क्रेडिट लेना है तो वो 1.5 लाख करोड़ तक का भी यहाँ पे क्रेडिट ले सकते हैं। और एक्सटेंड किया गया है कि 3 लाख से ये 4.5 लाख तक ले सकते हैं। डिलेड पेमेंट जो हो रही थी, बहुत सारे यहाँ पे कंप्लेन निकल कर आ रहे थे, तो उसको भी यहाँ पे एड्रेस किया गया है। ओके, अब देखिए पोर्टल चैंपियन के बारे में याद रखना है। पोर्टल चैंपियन लॉन्च किया गया था जिसमें कि बहुत सारे एस्पेक्ट जो ई गवर्नेंस का है उसको इंक्लूड किया गया, जैसे कि बहुत सारे एमएसएमई की जो भी समस्या थी और उसको यहाँ पे रिमूव करने की बात की गई। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है।